हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है भारत के अंदर, उसमें क्या तो चेक एंड बैलेंसेस लगाए हुए हैं और किस प्रकार से इस अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है लोग इसका हनन करते हैं, यानी कि इसको एक लूप होल की तरह यूज कर लेते हैं। और हम इसी के परिप्रेक्ष्य में आज आपको बात करने वाले हैं। जो लोग सरतन से जुदा के नारे लगाते फिरते हैं और जो बरेली में हुआ था उसके भी इसमें हम लेंगे। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की, तो इसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है इस वीडियो में। जिस तरीका के जो प्रश्न है यूपीएससी में बनकर के आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, अब वो आप देखते होंगे कि एम लक्ष्मीकांत या सुभाष कश्यप जो जैसी किताबें हैं वो सिर्फ बेसिक जो कंटेंट है उसके लिए तो पर्याप्त है, लेकिन जितने भी उसके ऊपर जो कंटेंट वो पूछ रहे हैं एकदम प्रैक्टिकल, वो आपको यहां से मिल जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किए हैं। अब देखिए, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी तरीका की जो एक लक्ष्मण रेखा है उसको खींच दिया है और उन्होंने बताया है कि अगर आप इसको उल्लंघन करते हैं तो ये हेट स्पीच हो जाएगा। और अगर आप ये सब करते हैं तो वो आपकी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि ये एक हेट स्पीच है। और इसमें मैं आपको दो बात बताने वाला हूं। एक तो है जो कर्नाटक में हेट स्पीच बिल लाया गया है उसको लेकर के, और दूसरा है ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जो निर्णय दिया है, जो एसडी करते घूम रहे थे कि सरतन से जुदा कुछ भी बात हो, सरतन से जुदा, तो उनके ऊपर भी जो नकेल कसने का काम जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए हैं सूर्यकांत जी, वो आप जानते होंगे कि उन्होंने कई बार बोल दिया है कि भाई मुझे झुकाने की कोशिश मत करना। तो जो न्याय संगत होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आएगा, वही वो वर्डिक्ट देने वाले हैं। और जो एसडीएसजे है, यानी कि सरतन से जुदा जैसे जो नारे हैं, वो हेट स्पीच है। और वो उनकी वजह से किस तरीका से जमीन पर जो है कितने लोगों का जो कत्ल हुआ है वो आप अच्छे से जानते होंगे, आप पीछे देखे होंगे। तो इसलिए ये जो नारा है इसको लेकर के भारत के जो न्यायालय है उनके कान खड़े हो चुके हैं और उन्होंने देख लिया है कि जमीन पर इसका जो क्रियान्वयन किस तरीका से होता है। तो आइए आज हम इसी पर बात करेंगे और पहला जो मामला है वो लेते हैं और वो दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ठीक है, तो पहले मैं आपको समरी बता देता हूं, उसके बाद चलेंगे। देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, सरतन से जुदा अब देशद्रोह है। सरतन से जुदा का नाम अब देशद्रोह के अंदर आएगा। अदालत ने इस पर भारत की एकता और अखंडता के लिए सीधा खतरा माना है। क्या है कि उन्होंने माना है कि जो देश की जो इंटीग्रिटी है, ठीक है, जो देश की इंटीग्रिटी है उसके लिए ये जो नारा है ये खतरा है। आप इस तरीके, और ये आप जब ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो इनको वहां पे भी यही फटकार लगने वाली है। ये कानून हाथ में लेने का सीधा आह्वान है। और ये भारतीय न्याय संहिता जो अभी बीएनएस आई है उसकी धारा 152, धारा 152 उसका क्या करती है, उल्लंघन, सीधा सीधा उल्लंघन करती है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आप ऐसा नारा लगाते हैं तो ये क्या है, ये बीएनएस की धारा 152 को उल्लंघन करती है। अब ये क्यों आया, क्योंकि आप जानते होंगे जब बरेली में दंगे हुए थे तो वहां एक मौलाना था, ठीक है, मौलाना तौकीर रजा। और मौलाना जो तौकीर रजा है उसकी बेल पिटीशन को लेकर के गए हुए थे और उसी पर ये जो तीखा जो बॉल है ये इलाहाबाद के जो जस्टिस है उन्होंने बोला है। मौलाना तौकीर रजा की जमानत याचिका खारिज की गई है और यह फैसला जो है जस्टिस अरुण कुमार सिंह जो थे, जिन्होंने ये बोला है, जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल, उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई ये जो नारा है ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इसका जो प्रयोग है अगर आप करते हो तो ये सीधा सीधा हेट स्पीच में आएगा। अब आते हैं दूसरा, कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो है हेट स्पीच बिल कानून क्यों नहीं बना सकता, मैं वही बता रहा हूं। कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी लगती है। और क्योंकि अगर आप इस तरीका के कोई लॉ बनाते हैं तो पहले तो वो स्टेट, क्योंकि ये जो मामला है ये है कंकरेंट लिस्ट, आप समझते होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट दी गई है, ठीक है, यूनियन, कंकरेंट और स्टेट। तो तीनों लिस्ट में से ये आता है कंकरेंट लिस्ट में। और जो आप समझते होंगे कि कंकरेंट जो लिस्ट होती है उसमें स्टेट भी कानून बना सकता है और उसमें जो है केंद्र है वो भी कानून बना सकता है। लेकिन संविधान सीधा सीधा बोलता है अगर दोनों कानूनों में क्लैश होता है तो जो प्रिवेल करेगा वो सेंटर का जो कानून होगा वही प्रिवेल करेगा। क्लियर है। अगर राज्य इसमें कोई भी कानून बनाता है, अगर केंद्र में उस तरीका का कानून पहले से बना हुआ है या केंद्र कानून बनाता है, केंद्र कानून बना सकता है, अगर ऐसा कानून ये बनाते हैं कंकरेंट लिस्ट में, तो वो जाएगा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए। जब वो राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा तो ये जो बिल है, क्योंकि मैं इसके प्रावधानों पर चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी बिल है तो टाइम जाया होगा, उसका कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन ये जो बिल है ये कानून नहीं बन सकता, ये मैं आपको अभी स्पष्ट कर देता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो बिल है ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के पास जाने से ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें होता क्या है कि जो श्रेयस सिंघल का जो केस आया था 2012, जिसमें आईटी एक्ट की जो धारा 66A जैसे जो प्रावधान थे उनको इसको निरस्त किया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको ये बाधित कर रहा था। इसीलिए श्रेयस सिंघल केस में इसको जो है निल एंड वॉइड घोषित किया था, इनकी इसको खत्म किया था। यह कानून संवैधानिक जांच में टिके नहीं पाएगा और यह केवल एक रणनीतिक कदम है। मतलब वो ऐसा मानना है कि एक राजनीति की वजह से प्रेरित होकर के ऐसा उन्होंने बिल ला दिए हैं, लेकिन ये टिकने वाला है नहीं। अब देखते हैं विस्तार से मसला क्या है, दोनों को मैं आपको बताऊंगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन अगर यहां से आता ही आता है क्वेश्चन, तो इसमें से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाला है। बहस की सीमाएं, कहां से रेखा खींची जाती है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है और आप अच्छे से जानते होंगे अनुच्छेद 19(2) जो है उस पर बैलेंस लगाता है कि आप ये तो आपको है, लेकिन आप क्या नहीं बोल सकते,
अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, देश की एकता और अखंडता अगर उससे बाधित होती है, तो आप उस तरीका का सेंटेंस या इस तरीका की बात नहीं बोल सकते, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आती। हाल ही में 2 घटनाओं ने इस संतुलन को केंद्र में ला दिया है। एक तो जो मैंने आपको बताया इलाहाबाद वाला, और दूसरा है जो कर्नाटक में हेट स्पीच बिल लाए हैं वो। ये प्रस्तुत इन 2 आयामों का विश्लेषण करूंगा मैं आपके लिए और बताऊंगा कि इन दोनों के मायने क्या है। पहला है जब जब नारा राष्ट्रीय सुरक्षा को कड़वी चुनौती देता है। पहला नारा है गुस्तावे नबी की एक ही सजा, सर्तन से जुदा, सर्तन से जुदा। ये गैंग बड़ा एक्टिव है। इनका क्या है कि ऐसा लगता है इन्हें कि आप जो है अगर ऐसा करोगे तो पब्लिक में एक अनार्की क्रिएट कर सकते हो, एक डर पैदा कर सकते हो। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अब जो है वो टाइम बदल चुका है। या तो आपको बदलना पड़ेगा या तो आपको टूटना पड़ेगा, और कोई मतलब ही नहीं बनता। या तो आप बदल जाइए समय के साथ में, नहीं तो फिर आपको जो है क्या करेगा, कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन लोग भी जो जिस तरीका से जागरूक हो रहे हैं वो इस तरीका की जो अनगन और बदतमीजी है उसे सहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्योंकि आपका जो इकोसिस्टम है वो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में चरमरा रहा है। इसीलिए आप इस तरीका की जो बेहुदी बातें हैं उनसे बाहर निकलिए। मामला क्या है, बरेली में जो आपने देखा था, बरेली में तौकीर रजा ने एक प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन में उसने क्या किया था, जो कि आप न्यूज में भी सुने होंगे कि बाहर से लोग बुला लिए। सरकार जो है उसके जो अधिकारी हैं उनकी बातचीत आपस में हो रही थी कि ठीक है आप ये मत करना क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। वो उनको आश्वासन देता रहा कि हाँ भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, हम शांतिपूर्ण एक विरोध प्रदर्शन करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उसकी जो व्हाट्सएप चैट है जो कि बाद में दिखाई गई थी, उनमें यह आया कि वो एक ग्रुप के साथ में, जो प्राइवेट ग्रुप्स बने होते हैं उनमें लगातार उसकी चैट हो रही थी कि हाँ मैंने सिग्नेचर करके दे दिए हैं, लेकिन हमें जो करना है वो करना है। इस तरीका की जो बातें हैं वो आपस में हो रही थी। अब पृष्ठभूमि जो मैंने आपको बता दी है वही है, और ये मामला जो है याचिका को लेकर के गए हुए थे कि भाई इनको जो है क्या दे दी जाए, जमानत दे दी जाए। और फिर इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है उन्होंने इस पर एक बताया कि ये जो नारा है ये देशद्रोह है। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। अगर जो भी राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, बीएनएस की धारा 152 उस पर लगेगी और देशद्रोह का मामला बन जाएगा। इसीलिए ये जो है देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि इसके जो रिपरकशन है वो जमीन पर देख चुकी है दुनिया। अब ये अरुण कुमार सिंह जो है, जस्टिस अमित कुमार सिंह देसवाल, उन्होंने ऐसा बताया है। और सर तन से जुदा जैसी जो बात है वो देश की एकता के लिए खतरा है। यह भारतीय कानून प्रणाली को चुनौती देता है, क्योंकि ये लोगों के कानून अपने हाथ में लेने के लिए इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार स्वयं सजा देने के लिए उकसाता है। मैं आपको बता देता हूं, ये जो इस्लामी सिद्धांत जो है उनमें उनका भी उल्लंघन है। क्योंकि इस्लामी जो शासन है उसके अंदर भी, जैसे हम कहते हैं सरिया लॉ, वहां पे भी जो बात आई है, अगर नबी की गुस्ताखी होती है तो वहां पर आप अपने आप सजा नहीं दे सकते। समझ गए ना? उसके लिए एक प्रोसीजर होता है उसके अनुसार। लेकिन ये जो भीड़ तंत्र है वो इस बात को नहीं समझते। उन्हें लगता है कि नहीं जो हमने कह दिया सो सही है, तो वो ऐसा नहीं होता। यह भारतीय न्याय संहिता की बीएनएस जो मैंने अभी आपको बताया उसका उल्लंघन है। अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला है कि तौकीर रजा को जनता जमानत देने के लिए कोई आधार नहीं दिखता, इसलिए क्योंकि उसको उसने जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या क्रिएट की थी और एनएसए जो है उस पर लगा है, तो उसको जो है अब आगे निकलन नहीं देंगे। संवैधानिक आधार, क्यों यह निर्णय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है। कानून ढांचा, अनुच्छेद 19(2) यह संविधान का वह हिस्सा है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पब्लिक ऑर्डर यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था पर अगर कोई खतरा आता है तो प्रतिबंध लगाने को भी उचित मानता है। दूसरा है डायरेक्ट इंसाइटमेंट। सरतन से जुदा जैसे जो नारे हैं ये एडवोकेसी करते हैं किसके लिए? सीधी हिंसा के लिए। क्या आप कानून को अपने हाथ में ले लीजिए, जिससे इससे होगा क्या, इंसाइटमेंट होने के साथ साथ पब्लिक ऑर्डर के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। जैसे कि आपने कन्हैया लाल जो था टेलर जो है उसमें तुमने देखा था, और उमेश कोहली जो तुमने उसका भी देखा था कि भारत में उस टाइम पर कितने सारे ऐसे केस हुए थे। तो ऐसे जो मामले हैं वो उनको बढ़ावा मिलता है और ये देश के लिए खतरा है। जैसे मैंने बताया, इसके लिए आईएन बीएनएस की जो धारा 152 यह धारा राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला जगह को कार्य करता है, तो उसके लिए है, याद रखना एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। अनुच्छेद 19(2) जो कि मैंने आपको बताया है, सार्वजनिक व्यवस्था और अपवाद के लिए हिंसा का उकसावा अगर होता है तो बीएनएस की धारा 152। उसके बाद दूसरा बात है जो अभी कर्नाटक के अंदर आया है, राजनीति, जब कानून राजनीति को मृग तृष्णा बना लेता है तब जो है कर्नाटक जैसा जो मामला है वो सामने आता है। यह हेट स्पीच बिल जो वो लेकर के आए हैं उसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि डिस्प्रपोर्शनेट है, होने नहीं चाहिए। ठीक, अब क्योंकि मैं उनकी बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी वो बिल है, एक्ट वो बनेगा नहीं, तो उसको ज्यादा याद करने से या पेपर में आएगा वो बिल्कुल भी काम का है नहीं, इसलिए मैं उसे छोड़ देता हूं। इस कानून ने कई लोगों में चिंता पैदा कर दी है क्योंकि यह एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर व्यापक प्रतिबंध है। अब क्या है कि कर्नाटक में मैं जैसे बता रहा हूं कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि जो कांग्रेस जैसी या कांग्रेस की जो सरकार है यानी कि वो लेफ्ट और फार लेफ्ट विंग की सरकार है। लेफ्ट विंग की जो सरकार होती है वो बात आपके अधिकारों की करती है, लेकिन साथ ही साथ वो सारे अधिकार अपने पास ले लेती है। याद रखना, जो भी लेफ्ट की सरकार होती हैं वो करती क्या है, वो कहेंगे कि भाई आप जो है आपके अधिकार है, ये है वो है, लेकिन अधिकार की बात तो करेगी लेकिन आपके ऊपर रखकर करेगी, लेकिन सारे अधिकार आप खींच के रख लेगी। तो वही है उदाहरण है, उन्होंने ऐसा बिल बना दिया है कि भाई आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो वो आकर के 90 जो बोलने की जो आजादी है वहां पर आकर टिक जाती है। और मैंने जैसे कि बताया अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी लॉ में आपस में क्लैश होता है तो संविधान ही प्रिवेल करेगा वहां पर। ठीक, अब देखिए, लेकिन
लेकिन कानूनी विश्लेषण से पता चलता है कि यह कानून जितना दिखता है उससे कहीं अधिक जटिल और समस्याग्रस्त है, जो मैंने आपको बताया। और ये श्रेया सिंघल का जो मामला था उसमें जो आईटी एक्ट की धारा जो 66A थी उसको भी इसी तरीका से रिपील किया गया था, और वही ये दिखाता है कि अगर संविधान और किसी भी कानून के बीच अगर कहीं क्लैश होता है तो संविधान ही प्रिवेल करने वाला है। पहली संवैधानिक बाधा समवर्ती सूची क्रिमिनल लॉ। केंद्रीय कानून आईटी एक्ट जो मैंने आपको बताया था संसद द्वारा पारित एक राष्ट्रीय स्तर पर लागू है, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थानीय स्तर पर है। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की सहमति इसमें लगेगी। किसके तहत? आर्टिकल भी याद रख लेना क्योंकि एग्जाम में महत्वपूर्ण है। 254(2) के तहत, क्योंकि केंद्र पर ऑलरेडी एक आईटी एक्ट बना हुआ है। अगर उसी तरीका का एक्ट आप लाते हो तो मैंने जैसे कि बताया है कि जो केंद्र का कानून है वही प्रीवेल करने वाला है। और अगर आप लाते हो, और वैसे भी किसमें है, ये कंकरेंट लिस्ट में है, तो कंकरेंट लिस्ट में ये है तो ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति इसको क्या कह देंगे कि नो। नो मींस नो, ठीक है। तो इसलिए ये कभी भी कानून बन नहीं सकता। कर्नाटक सरकार का ये जो कानून है इसको केंद्र की अनुमति मिलेगी नहीं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कभी कानून बनेगा ना ये बिल्स पे ही खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब देखिए श्रेया सिंघल केस जो 2012 की गूंज, सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट की धारा 66 को रद्द कर दिया था, क्योंकि वो भी जो 19 जो है संविधान का उससे क्लैश कर रहा है। बहुमत अस्पष्ट था और ये केवल विचार, एडवोकेसी और उकसावे, इंसाइटमेंट जैसे जो शब्द हैं उनसे अलग नहीं करती थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भाषण की अपराधीकरण करने के लिए उसका सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा, यानी कि अगर आप ये कहते हो कि भाई इससे जो है जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको खतरा है। अब इंसाइटमेंट है, देखो ये वाला वर्ड आ रहा है ना, उकसावा, ये वाला उकसावा, तो उन्होंने ये कहता है कि अगर आप ये बोलते हो कि इसका जो भाषण है या इसके द्वारा जो भी कमेंट किया गया है या अपनी जो बात रखी गई है वो क्या करती है, इंसाइटमेंट करती है, यानी कि पब्लिक ऑर्डर के लिए समस्या पैदा करती है, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि ऐसा अगर है तो वो जमीन पर जब तक उसकी उसकी एप्लीकेशन नहीं दिखती तब तक उसको हम क्या नहीं मान सकते, इंसाइटमेंट नहीं मान सकते। अब समझिए, यानी कि जो धारा 66 है वो इसीलिए रिपील किया गया कि अगर आपने कोई कमेंट किया, कमेंट करने पर अगर उसका जमीन पर कुछ भी रिपरकेशन नहीं आता, उदाहरण के लिए ये एसडीएसजे वाला जो है, एसडीएसजे यानी कि सरतंत्र से जुदा ये जो मामला है, इसमें अगर इसके लगने से अगर पब्लिक नीचे इतने उग्र नहीं होती कि वो जो है पब्लिक जो ऑर्डर है उसके लिए समस्या क्रिएट करे, जैसे कि उमेश कोले और ये जो उदयपुर वाला जो केस हो कन्हैया लाल का, तो ये नारा दिक्कत नहीं देता। क्यों? क्योंकि अभी जैसे कि मानो कोई नारा आप लगा रहे हो, वो नारा किसी भी तरीका की पब्लिक ऑर्डर जो है उसके लिए समस्या क्रिएट नहीं कर रहा, तो फिर आप इसको इंसाइटमेंट नहीं मान सकते। समझ गए मेरी बात? इसीलिए उन्होंने ये बोला है कि ये जो नारा है ये तो इंसाइटमेंट करता है, लेकिन ये जो श्रेया सिंघल वाला जो रिपील किया था, जो इसके अंदर केस जो आ रहे थे बार बार वो ऐसे आ रहे थे कि उनको आप इंसाइटमेंट बोल नहीं सकते, तो पॉलिटिकल हथियार बन गया था कि जो भी चाह रहा है पॉलिटिकल, अगर किसी पार्टी के खिलाफ कोई बोल रहा है तो वो इसके अंदर तुरंत उसको अंदर कर देते थे, तो इसलिए इसको रिपील कर दिया गया। अब एसडीएसजे वाला मैंने आपको बताया वो इसीलिए लाया गया है क्योंकि इसकी जो इंसाइटमेंट है उससे नीचे जो जमीन पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या क्रिएट हो रही थी, इसीलिए इसको जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोल दिया कि ये देशद्रोह है, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा जो मैंने आपको बताया है तो ये जो है उनको हाँ भी फटकार यही लगने वाली है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भाषण को अपराधीकरण करने के लिए उकसाया सार्वजनिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा, ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए तभी माना जाएगा कि ये इंसाइटमेंट है। जब तक पब्लिक खतरा नहीं बनता, ठीक है, तब तक नहीं माना जाएगा। देखिए कर्नाटक का नया विधेयक लगभग उन्हीं प्रावधानों को दोहराता है जिन्हें अदालत ने पहले ही असंवैधानिक घोषित कर दिया है। मतलब कौन सा? यानी कि वो दोबारा से कान पकड़ रहे हैं वो 66 वाला, नहीं समझे, यानी कि घुमा करके वो 66 को ही लाना चाह रहे हैं, जबकि मैंने आपको बताया है कि केंद्र लेवल पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो अगर ऐसा करते हैं तो ये कानून कभी बन नहीं सकता। तो बहुत सारे लोग हैं इसे लेकर के चिंतित थे कि भाई क्या हो जाएगा अगर ऐसा बिल आएगा, तो फिर तो बहुत समस्या क्रिएट हो जाएगी, तो कुछ नहीं होने वाला इससे। कानून के पीछे का असली खेल जो है वो क्या है, मैंने जैसे कि बताया, एक सिर्फ पॉलिटिकल हथियार है कि लोगों को भाई हम कुछ कर रहे हैं, है ना, जब कुछ ना हो तो कुछ करते हुए दिखना चाहिए। या कानून बनाने की वास्तविक उद्देश्य कानूनी नहीं है बल्कि पूरी तरह राजनीतिक है। इसका लक्ष्य राहुल गांधी को संतुष्ट करना और अपनी मुस्लिम मतदाता कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपील करना है, ठीक है। सरकार अब ये मत सोचना कि इससे मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी अपील कैसे हो जाएगी, क्योंकि उन्हें ये हथियार के रूप में मिल जाता कि अगर कोई भी कुछ बोल रहा है तो वो उसी को कह देते कि भाई ये तो हमारी जो भावना है उनको आहत कर रहा है। हो सकता है कि आप यहाँ त्योहार मना रहे हो, वो जाके कह दे कि भाई ये तो डीजे बजा रहे हैं, ये तो हमारी भावना को आहत कर रहा है, लगाओ इन पर, फिर दोबारा से वही हेट स्पीच मामला। तो इस तरीका से अब देखिए सरकार संविधान के विपरीत जाकर ये कानून केवल वाहवाही के लिए कर रही है कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, समझ गए। और दूसरा जो है वो जो केंद्र में बैठी सरकारें हैं उनका जो है बोल देंगे ना कि भाई कांग्रेस ही मुस्लिम है, मुस्लिम ही कांग्रेस है, तो उसको भी शायद हो सकता है कि एक और से चंपी करने का कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, ठीक। वे जानते हैं कि यह कानून कानूनी जांच में टिक नहीं पाएगा, लेकिन राजनीतिक लाभ तत्कालिक जो है वो मिल सकता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और दूसरी एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के अंदर जब सरकार बनी थी सिद्धरामैया की, उस टाइम में ये हुआ था कि वो 2.5 साल ही मुख्यमंत्री रहेंगे, और 2.5 साल जो है वो दूसरे लोग जो है वो मुख्यमंत्री रहेंगे जो पार्टी तय करेगी, ठीक। लेकिन अब 2.5 साल हो चुका है, तो सरकार को जो है इस तरीका के बिल ला करके थोड़ा उथल पुथल रखो,
ठीक है। और जो केंद्र की जो बैठी सत्ता है इनकी, जो राहुल गांधी जो है, जो परिवार है, उनको खुश करके रखोगे नहीं, सीतारामैया ये ज्यादा अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसीलिए इनको बने रहना चाहिए। बस कुछ ये फेवरेटिज्म टाइप का कुछ है। निर्णय न्यायिक स्पष्टता बनाम राजनीतिक भ्रम। इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायिक कार्रवाई जो मैंने आपको बताया है, उन्होंने सही से करा है, और वही है कि ये जो है दूसरा जो बिल आया है वो क्या है, सिर्फ एक पॉलिटिकल लेजिस्लेशन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, वो टिकेगा ही नहीं। आधार क्या है, पॉलिटिकल गेन है। और मैंने जैसे कि बताया, फोकस क्या है, कोई परिभाषा नहीं है, कोई स्पष्ट वो नहीं है कि हेट स्पीच किसे मानोगे, कोई परिभाषित करो कि भाई ये हेट स्पीच है। बस एक वेग सी टर्म जो है, जो वेग सी टर्म 66A में ही वही ला करके चिपेट दी है, और उससे कुछ होने वाला है नहीं। संवैधानिक संरचना कमजोर होती है, ऐसा कुछ बताया है, और मेरा नहीं लगता कि इससे जो है ये आगे टिक पाएगा। यह कानून लागू नहीं हो सकता, जैसे मैंने आपको बताया है, क्योंकि राज्यपाल का कदम, केंद्र की भूमिका और न्यायिक समीक्षा, 3-4 जगह ऐसी है कि अगर यहां से जाता है तो पहले तो राज्यपाल, ठीक, वही आएगा कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे ना कि भाई बिल को लेकर के बैठ जाते हैं, तो वही होगा कि पहले तो ये बिल लेकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि इसमें इनको भी वीटो है। समझ गए मेरी बात, कि वीटो मतलब है कि पॉकेट वीटो, कि भाई आप चाहें तो वो राष्ट्रपति को भेजें और चाहें तो आप लेकर के बैठ जाए, खत्म। अगर भेज देते हैं तो राष्ट्रपति के पास भी ऐसा नहीं है कि उसको कब वो अनुमति देंगे, इसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं हो सकता है कि राष्ट्रपति इसे लेकर के बैठ जाए। अब सपोज करो कि यार सारा कुछ बढ़िया रहता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो अगर वो न्यायिक समीक्षा के लिए जाता है तो सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही वो 66A को खत्म कर चुका है ना, कि भाई बताओ तो सही हेट स्पीच क्या है। तो ये जो है इसका कोई मतलब बनता नहीं है। ये विधेयक एक मृत पत्र है, जैसे मैंने आपको डेड लेटर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कानून का शासन बनाम राजनीतिक खेल, नागरिक के रूप में हमारी भूमिका क्या है, सरतन से जुदा जैसे नारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का समर्थन करें, और ये बीएनएस की धारा 152 के तहत गंभीर अपराध है। कर्नाटक जैसे कानूनों को उनके राजनीतिक संदर्भ में समझें, वे संवैधानिक रूप से कमजोर है और अक्सर राजनीतिक संदेश देने के लिए ही बनाए जाते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो संविधान में सर्वोपरि है, इसीलिए उसको आप बिल्कुल भी कर्टेल नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसे जो कानून लाए जाते हैं वो टिकेंगे ही नहीं। क्लियर है। तो आज आपने इसमें जो समझाया मैंने आपके एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ एक आप एजुकेटेड सिटीजन हो इसके लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और नेक्स्ट लेक्चर आप किस विषय पर चाहते हैं उसको भी आप कमेंट करें। कमेंट करने से रीच जो है हमारी बढ़ती है, इसीलिए आप कमेंट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस जो चैनल को उसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो आज के लिए इतना ही। अपनी वीडियो यहाँ तक देखिए, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।